नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ हूं मैं आपके अहाना पुंज। सेहत संवाद में आज फिर से बात करेंगे सेहत की, और आज बात होगी आपकी हड्डियों की और जोड़ों से जुड़ी हुई समस्याओं की। बदलती जीवन शैली के साथ साथ ये आम भी होती जा रही है, और इसी के लिए हमारे साथ आज ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ मौजूद है जो ये बताएंगे कि हड्डियों की सही देखभाल, इलाज और सावधानियों के बारे में क्या कुछ खास रहने वाला है। और संवाद को शुरू करेंगे। हमारे साथ निवेश निभानी जी जुड़ चुके हैं, ऑर्थोपेडिक हैं, और इसी के साथ श्री वेंकटेश्वर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी कार्यरत है, और तमाम चीजें डीपली हम जानेंगे। और पहला सवाल मेरा आपसे सर यही रहेगा, और आपका बहुत बहुत स्वागत है निवेश जी। सबसे पहला सवाल कि हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं क्या अब सिर्फ बुजुर्गों में ही देखी जाती हैं, या फिर युवाओं में भी समस्याएं कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं? जी, हड्डियों में समस्याएं हर एज में होती है, राइट फ्रॉम जब हमारा इंसान पैदा होता है तब से लेके लास्ट मिनट तक अपनी लाइफ के। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। मोस्टली हड्डियों की प्रॉब्लम हमारे समाज में लोग सोचते हैं जब गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, उसी को कहते हैं। बट फ्रैक्चर क्यों हुआ? कई बार कमजोर हड्डी की वजह से हो जाता है, कई बार हड्डियां घस जाती हैं, कोई लिगामेंट डैमेज हो जाते हैं, तो कभी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी बाय बर्थ हड्डी ठीक से बनी नहीं है, ऐसा भी होता है। तो बहुत वैरायटी ऑफ कंडीशंस है हड्डियों की बीमारियों के। इससे तो ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जब सर्जरी होती है तो ये ऑर्थोपेडिक सर्जरी क्या है? क्या सिर्फ हड्डियों की सर्जरी हो जाती है? थोड़ा ना लोगों के लिए समझना जरूरी रहता है। और कौन कौन सी समस्याओं का ये इलाज करती है, जैसे कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट भी कभी कभी देखने को मिलती है, और क्यों ये आवश्यक हो जाती है? जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट है वो यूजुअली एक ओल्डर एज पॉपुलेशन में होती है, 55-60 प्लस लोगों में। खासकर घुटने जो हैं वो हमारे घिस जाते हैं, इसीलिए जितना प्रोपोर्शन घुटनों का घिस जाता है उतना ही रिप्लेस किया जाता है, उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं। साथ में अर्ली एज में भी पाया जाता है, क्योंकि हमारा स्टेट जो है वो सिकल सेल बेल्ट है। तो सिकल सेल एनीमिया की वजह से दोनों कूल्हों में उसका जो हड्डी है वो एवियन हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसमें कूल्हे रिप्लेसमेंट किए जाते हैं अर्ली एज में। लेट एज में तो नॉर्मल डीजनरेटिव उम्र के साथ जो आर्थराइटिस होता है उसके लिए रिप्लेसमेंट किया जाता है। छोटे बच्चों से अगर शुरुआत करें, देखिए जब भी कोई नव शिशु होता है, नवजात शिशु होता है, तो नवजात शिशु के समय से लेकर और जैसे जैसे वो युवा श्रेणी की तरफ बढ़ता है, क्या क्या चीजें बेहद जरूरी है जो हमें ख्याल रखनी चाहिए? देखिए, मैं एकदम आपको बेसिक्स बताऊंगा। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत बार बर्थ ट्रॉमा होता है, जिसकी वजह से यहाँ की नसें जो है वो खराब हो जाती है, जिसे हम ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं। उसकी वजह से बच्चे का शोल्डर का जो अपीयरेंस होता है वो खराब हो जाता है। डॉक्टर या फिर उसके परिजन देखते हैं, बोलते हैं ये तो अलग लग रहा है, तो उस वक्त आपको एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना पड़ता है। वो नस की बीमारी होती है, यूजुअली वो वक्त के साथ रिकवर हो जाती है, बट अगर नहीं हुई तो ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है ताकि उसका कुछ इंटरवेंशन कर सके। ये हो गया स्टार्टिंग एज में। फिर जब इन बच्चा थोड़ा खेलने की उम्र में आता है तो बहुत बार उनको एल्बो में या तो डिसलोकेशन होता है या फ्रैक्चर हो जाता है। दोनों का प्रेजेंटेशन सेम रहता है, दर्द होता है और सूजन होती है, तो उसमें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है देखने के लिए क्या है, और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। मोस्टली 12-14 साल के बच्चों तक, 12 से 14 की उम्र के बच्चों का प्लास्टर से काम मोस्टली हो जाता है। एक स्पेशल प्रकार के कुछ फ्रैक्चर होते हैं, इसमें सुप्राकॉन्डिलर ह्यूमरस बोलते हैं एल्बो के, उसमें यूजुअली वायर डालनी पड़ती है। बट उसके अलावा मोस्ट ऑफ दी फ्रैक्चर जो बच्चे में होते हैं वो प्लास्टर से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद जब हम एडल्ट्स में जाते हैं तो एडल्ट में तो ऑब्वियसली कोई ट्रॉमा हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उससे हड्डियां टूट गई हैं, तो उसमें डेफिनेटली ऑपरेशन लगता है। और हड्डियों का ऑपरेशन का मतलब उसमें हम हड्डियां एक्चुअली हम नहीं जोड़ते हैं, भगवान खुद नेचुरली उसे जोड़ता है, बस हम उसको एक लाइन में बैठा देते हैं ताकि वो उसी लाइन में जुड़े, ऐसा आड़ी टेढ़ी नहीं जुड़ जाए। क्योंकि कई बार हमारे पास मरीज आते हैं जो अलग अलग गांव से आते हैं और वो बोन सेटर्स के पास जाते हैं जिनकी हड्डियां सेट की जाती है, तो वो हड्डियां बाहर से सेट करने की वजह से वो आड़ी टेढ़ी जुड़ जाती है और फिर टेढ़ा हड्डी लेके आते हैं, तो उसमें फिर सीधा करना पड़ता है और फिर उससे प्लेट या फिर रॉड लगानी पड़ती है। तो ये सब बेसिक हैं जो विथ एज आती है। फिर जैसा मैंने कहा ओल्ड एज जैसे आती है, तो ओल्ड एज में फिर यूजुअली लोगों को या तो हिप फ्रैक्चर होता है, एंकल फ्रैक्चर होता है, या तो फिर पीछे स्पाइन की हड्डियां गलने की वजह से फ्रैक्चर हो जाती हैं। तो इन सब के भी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू किस टाइप का फ्रैक्चर है,
पेशेंट का स्टेटस कैसा है, वो कैसे चल पा रहे हैं नहीं चल पा रहे हैं, एम्बुलेटरी स्टेटस क्या है, वो सब देख के किया जाता है। इससे इधर ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए आपने तमाम जो श्रेणियां हैं वो बताई, सर्जरी की बात हो रही है तो कौन सी एज में, या फिर देखिए बच्चे हैं तब ज्यादा रिकवरी अच्छे से होती है, एडल्ट हो जाते तब रिकवरी अच्छे से होती है, देरी कब कौन सी स्टेज में होती है। साथ में ये भी समझना चाहेंगे अगर एक बार सर्जरी हो जाए तो कितना समय लगता है कोई भी सामान्य जीवन में जीने के लिए, वो सामान्य जीवन में आने के लिए, या वो जो जीवन शैली पहले से चल रही है उसमें आने के लिए। जी, अब सब डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ इंजरी पे। अब अगर कोई बच्चा है तो उनमें रिकवरी बहुत फास्ट और ऑलमोस्ट 100% रिकवरी होती है, क्योंकि मुझे खुद बचपन में फ्रैक्चर्स हुए हैं, आज मुझे याद भी नहीं है कहाँ क्या हुए हैं। तो क्योंकि जैसे हम बच्चे रहते बड़े होते हैं तो हड्डियां अपने आप रीमॉडल होती है और चीजें अपने आप नॉर्मलाइज हो जाती है। तो अप अंटिल 15-16 की उम्र तक के जो फ्रैक्चर्स होते हैं यूजुअली उनके बहुत अच्छे आउटकम्स होते हैं, याद भी नहीं रहता कभी कुछ हुआ है। बट जैसे ही हम एडल्ट होड में जाते हैं तो उसके बाद अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है ज्यादा गंभीर है तो उसकी रिकवरी डेफिनेटली स्लो भी होती है और पूरी 100% तक नहीं हो पाती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी। ठीक, उससे इधर ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए हमेशा आजकल बहुत ज्यादा क्योंकि साइंस ने तरक्की कर ली है और हम हमेशा सुनते हैं रोबोटिक सर्जरी, और ऐसा कहा जाता है ये अमूमन हार्ट सर्जरी के लिए या फिर कोई और ऐसे पार्ट्स होते हैं उसमें काम आता है। क्या ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के लिए रोबोटिक सर्जरी सच में काम आती है और होता क्या है? फिलहाल ऑर्थोपेडिक्स में सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट में ही रोबोटिक सर्जरी आई है, जिसमें रोबोट की मदद से ऑब्वियसली थोड़ा जो चीरा होता है इसका जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के लिए जो स्किन का चीरा लेते हैं वो थोड़ा छोटा हो जाता है, मसल कटिंग कम होती है, बोन कटिंग भी थोड़ी सी कम होती है। डेफिनेटली उसके ड्रॉबैक्स हैं, उसके फायदे हैं, बट कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं क्योंकि रोबोट आपके कंट्रोल में कई बार नहीं रहता है, मशीन है, इट कैन शट डाउन एट एनी टाइम। उस वक्त कई बार होता है कि जो चीज़ हमें नहीं काटनी है वो भी कट सकती है, अलाइनमेंट इशू आ सकता है। तो हर जस्ट लाइक एनी मशीन उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही है। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये मिथ नहीं रहती कि भाई रोबोट हमारी सर्जरी कर रहा है, हमेशा ज्यादा विश्वास जो है डॉक्टर पर होता है। तो ये समझना जरूरी है कि उस रोबोट के पीछे भी डॉक्टर बहुत से काम कर रहे होते हैं, वो किस तरह से संचालित होते हैं। बिल्कुल, मैं सिर्फ हड्डियों की बात करूंगा तो उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो रोबोट की टेक्निक आई है उसमें ऑपरेशन तो सर्जन ही कर रहा है, इट इज जस्ट रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी। तो हमारे हाथ में ही गन रहती है और हम उसी से कट कर रहे होते हैं। कुछ रोबोट्स ऐसे भी आते हैं जिसमें रोबोट खुद कट कर रहा होता है, बट उसका भी रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है, क्या कट करना है क्या नहीं कट करना है उसकी सेटिंग हमारे हाथ में रहती है। बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, इसलिए एक डॉक्टर को रिप्लेस करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक, क्या रोबोटिक सर्जरी से फायदे हो पाते हैं? अगर पुरानी सर्जरीज को देखा जाए जो आम डॉक्टर क्या करते थे और हम अचानक से रोबोटिक सर्जरी पे स्विच हो गए, तो क्या इनमें ज्यादा बड़ा डिफरेंस है और क्या फायदे सच में होते हैं? डेफिनेटली देखो, जो चला रहा है रोबोट उस पर भी डिपेंड करता है। अगर जिसकी ट्रेनिंग हुई नहीं है वो चला रहा है तो रिजल्ट्स भी प्रॉब्लम अच्छे नहीं आएंगे, जिसकी अच्छी ट्रेनिंग करके चलाई हुई है उसके रिजल्ट्स बेटर आएंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। रोबोटिक सर्जरी से इतर भी समझना चाहेंगे, ये जो रिप्लेसमेंट है जो हमने कहीं ना कहीं इनिशियली बात की है शुरुआत में ही कि रिप्लेसमेंट भी एज फैक्टर पे डिपेंड करती है या फिर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाते हैं तब भी डिपेंड करती है, तो ये कितनी सुरक्षित रहती है और इसमें बड़ा जोखिम क्या हो सकता है? देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट में सबसे बड़ी चीज जो पेशेंट पूछते हैं कि मैं वापस चल पाऊंगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं हमारे आस पड़ोस में इनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, वो अभी चल ही नहीं पा रहा है, व्हील चेयर में पहले भी थे अभी भी है। तो दिस इज इट्स एक्चुअली कि बहुत बार होता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के पहले उन्होंने अपनी मसल कंडीशनिंग या तो नहीं कराई है। इट ऑल कम्स कि आपको डॉक्टर आपके जो डॉक्टर है वो आपको कितना क्या गाइड किए बताए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑपरेशन के पहले मसल की कैसी कंडीशन है, सेकंड ऑपरेशन कैसा हुआ है और ऑपरेशन के बाद थर्डली आप फिजियोथेरेपी कैसे कर रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं फॉर अ सक्सेसफुल सर्जरी। तो ये सारी चीजें अगर सीक्वेंस में एक ट्रेंड सर्जन कर रहा है एक अच्छे वेल इक्विप्ड सेंटर में, तो उसके रिजल्ट्स एब्सोल्युटली अच्छे रहते हैं। और अगर कोई कॉम्प्रोमाइज जगह कर रहा है तो फिर डेफिनेटली जिसको पता ही नहीं है क्या करना है तो रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं।
डॉक्टर एक चीज और समझना चाहेंगे, ये जितने भी रिप्लेसमेंट्स की बात हो रही है, चाहे वो जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट हो, ये कोई एज भी होती है कि इन्हीं एज में ज्यादातर भारत में देखने को मिलती है कि भाई 50 से ऊपर की जो महिलाएं होंगे या जो पुरुष होंगे उनमें ज्यादातर रिप्लेसमेंट की कहीं ना कहीं शिकायत आती है? जी, रिप्लेसमेंट एक हम जो चीज खराब हो जा रही है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे किसी गाड़ी के टायर हैं वो घिस गए हैं तो कुछ सालों बाद उसे रिप्लेस किया जाता है। वैसे ही घुटने भी और कूल्हे भी कुछ समय बाद घिस जाते हैं, तो वो ओल्ड एज में ही होगा। जब इंसान पैदा होता है 50, 60, 55 तक जाता है तो वो घिसना शुरू हो जाते हैं। घिसने के बहुत सारे कारण हैं, तो जैसे ही वो घिसना शुरू हो जाते हैं उसके बाद ही ये ऑपरेशन पिक्चर में आता है। बट जैसे मैंने कहा कि कुछ केसेस में ये अर्ली भी होता है, बट वो केसेस हार्डली 1 to 2% रहेंगे। हमारे स्टेट में शायद थोड़े ज्यादा हैं बिकॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया बहुत प्रेवलेंट है यहाँ पे, बट अदरवाइज जॉइंट रिप्लेसमेंट इज बेसिकली ओल्ड एज प्रॉब्लम। और क्योंकि हड्डियों को सुरक्षित रखने के लिए कहते हैं ना, उनको अच्छे से काम कर पाए हम भविष्य में, अपनी एज जैसे जैसे बड़ी हो रही है अपना ख्याल रखने के लिए क्या विशेष चीजें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए? वो खाने पीने में हो या एक्सरसाइज से जुड़ी हुई हो या फिर सोने उठने में, अपने मतलब लाइफस्टाइल में क्या कुछ ऐड कर लेना चाहिए जो हमारी बोन्स के लिए या हमारी हड्डियों के लिए, जिसको हम कहते हैं, वो सही रहे? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन ये जो हड्डियों की और मसल्स की प्रॉब्लम है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। सो अगर हम सही टाइम पे 10-11 बजे के अराउंड सो जाएं, सुबह सही टाइम पे उठे तो बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट मिल जाता है। सेकेंडली, रेगुलर कोई ना कोई प्रकार का व्यायाम करते रहें, बोथ कार्डियो एक्सरसाइज भी करें और वेट ट्रेनिंग भी करें, उससे मसल का मास मेंटेन रहता है। थर्ड, डाइट में हाई प्रोटीन डाइट रखें। अगर हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो वो मसल्स एंड बोन्स का वही आहार होता है, तो उससे अपने आप रिप्लेनिश होने में मदद होती है। एंड इसके अलावा ऑब्वियसली बहुत एक्सट्रीम चीजें ना करें, जैसे बहुत हाई जंपिंग वगैरह एक एज के बाद, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल आप कैसे कर रहे हैं। अगर कोई इंजरी तो किसी के साथ भी हो सकती है, बट वो सारी चीज़ों को अगर साइड में रखें तो ये जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई ये ध्यान रखेंगे तो अपने आप बॉडी अच्छी रहेगी। एंड या द फोर्थ थिंग वाज एडिक्शंस। अल्कोहल एंड स्मोकिंग के कारण भी हड्डियां जल्दी गलती हैं। क्योंकि देखिए, आप हाई प्रोटीन की बात कर रहे हैं, कई लोग यूरिक एसिड की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, तो हाई प्रोटीन उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें करता भी है, तो क्या उससे भी हड्डियों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं? नहीं, देखिए यूरिक एसिड की समस्याएं जिसको है डेफिनेटली वो हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले पाएंगे, बट वो अपने एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से डेफिनेटली वो एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि हर प्रकार का प्रोटीन नहीं कराएगा हाइपरयूरिसीमिया। कुछ प्रोटीन की चीजें जो वो ले सकते हैं। एंड हर चीज का एक वे अराउंड होता है। अगर आपको यूरिसीमिया की प्रॉब्लम है वो बहुत कम लोगों में मिलेगी, तो फिर वो लोग कुछ और तरफ से मॉडिफाई करेंगे, तो ये उनके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उनको अच्छे से समझाएंगे कि क्या लेना है। क्योंकि देखिए, आप स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जुड़े हैं, सुपर स्पेशलिटी श्री वेंकटेश जो हॉस्पिटल है, इसमें कौन कौन से तरह की सर्जरी होती है जो हड्डियों से जुड़ी हुई रहती है, जो तकनीक में देखा जाए तो आगे हम कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं और ये जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है? देखिए, हमारा श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑर्थोपेडिक काम कर रहे हैं हम, जिसमें एवरीथिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फ्रैक्चर to spinal injuries to joint replacements to ligament reconstruction with arthroscopy with brachial plexus repair। तो ऑर्थोपेडिक में हम फुल स्पेक्ट्रम कवर करते हैं। मैं पर्टिकुलरली जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी करता हूं। मेरे कलीग्स हैं जो स्पाइन करते हैं, कुछ कलीग्स हैं जो ब्रेकियल प्लेक्सस करते हैं, एक मेरे कलीग है जो सिर्फ हैंड का वर्क देखते हैं, तो किसी को हैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो उधर देखते हैं। सो वी कवर द होल स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। ठीक, ये भी जानना चाहेंगे कि एक सर्जरी की लागत क्या होती है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है, लोग क्या सोचते हैं, अरे सिर्फ हल्का सा क्रैक है, मैं इसमें ज्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहता, एक प्लास्टर करा, धीरे धीरे करके समस्याएं ठीक हो जाएंगी। या फिर स्प्रेन है जिसको हम आम भाषा में मोच बोल देते हैं, मोच आ रखी है, मुझे नहीं जाना है, मैं घर पे ही कोई ना कोई ऑइंटमेंट लगा के ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि लागत से लोग बहुत डरा करते हैं, तो हॉस्पिटल में कुछ और व्यवस्थाएं अगर की गई हो, चाहे वो सरकारी योजनाओं से जुड़ी हो, चाहे वो टीपीए कवर करने से जुड़ी हो। डेफिनेटली, तो हमारे पास सरकारी इंश्योरेंस जैसे कि आयुष्मान योजना, टीपीएस, प्राइवेट इंश्योरेंस, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, सबके टाई अप्स है। तो एंड कैश तो ऑब्वियसली है, एंड कोई इंसान जिसका कोई टाई अप नहीं है एंड उनको अपना खुद से कैश भर के करना है, तो उसमें भी ईएमआई की सुविधाएं हैं और उसमें प्रॉपर बजट पैकेजेस भी हैं। तो इट्स एवरीवन इज
इज वेलकम टू वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और आप ये मत सोचें कि अगर आप कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। वी केटर अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं। देखिए, क्योंकि हम सर्जरी की बात कर रहे हैं, बात जीवन शैली की भी की हमने, बात एक बार महिलाओं की भी कर लेते हैं। महिलाओं को ऐसा कुछ काम नहीं कर रही और उन्हें क्या खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ क्या कुछ दिक्कतों का सामना, घुटने से जुड़ी समस्याएं, जो भी महिलाएं जब 50 की उम्र को क्रॉस कर जाती हैं तो या फिर 30-35 की उम्र को भी क्रॉस करती हैं तो हड्डियों की समस्याओं से जूझने लगती है, चाहे वो पीठ में दर्द है, चाहे वो घुटनों में दर्द है। तो ऐसा क्यों अमूमन महिलाओं के साथ देखा जाता है और क्या कुछ चीजें हैं जो बारीकी से उनको ध्यान रखनी चाहिए और करनी भी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में उतार लेनी चाहिए? देखिए, मेरे एक्सपीरियंस पे जो इस एज की मिडिल एज महिलाएं मेरे पास आती हैं, उनकी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो मैंने देखे हैं, एक तो उनका मंथली साइकिल ऑलमोस्ट अराउंड बंद होने वाला होता है। उस वक्त के अराउंड 40 से 50-55 की एज के बीच में उनको एक तो अनीमिया होता है, ब्लड का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से थकान होती है, उनको मसल पेन हो रहा होता है, बट अंडरलाइन कॉज होता है अनीमिया। तो वो उसका अपने गायनेक में के पास जाके वो उसका आयरन टैबलेट्स लें तो अनीमिया करेक्ट होगा। सेकेंड, बिकॉज ऑफ मीनोपॉज उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां सॉफ्ट होती है। उसकी वजह से उनको पीठ की हड्डियां सॉफ्ट होने से कंप्रेस हो जाती है, बहुत इजीली फ्रैक्चर हो जाता है और हड्डियां दर्द दे रही होती हैं। तो उसके लिए वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जा सकते हैं और हम उनको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रिवेंशन का ट्रीटमेंट देते हैं। थर्ड, जो इन महिलाओं में आता है कि एक तो एक एज के बाद थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है, तो मैंने देखा है अंडरलाइन कॉज उनको या तो डायबिटीज या थायराइड होता है। तो अगर डायबिटीज थायराइड को प्रॉपरली कंट्रोल रखेंगे तो वेट गेन भी थोड़ा कम ही होगा, इतना तो नहीं होगा। फोर्थ इज उनका मसल मास बहुत जल्दी कम होता है, बॉडी में फैट बढ़ता है, प्रोटीन कम होता है। तो अगेन इट कम्स टू आपका जीवन शैली, व्यायाम। अगर आप प्रॉपर व्यायाम कर रहे हैं रेगुलरली तो मसल मास मेंटेन रहता है, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। जो आप बैक पेन बता रहे हैं, नेक पेन बता रहे हैं, औरतों में या एड़ियों में दर्द होता है, ये सब मसल वीकनेस की वजह से होता है। तो अगर अच्छे प्रोटीन डाइट लें और मसल का कसरत वगैरह करके रखें तो इजीली ये सारी चीजें प्रिवेंटेबल हैं। तो क्या सर्जरी के बाद, क्योंकि देखिए पैर में मोच आई, कोई स्प्रेन हुआ, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, उसने कहा भाई सिर्फ छोटी सी स्प्रेन है, ऐसे ऐसे कर लेना और काम खत्म। क्या और कहीं ना कहीं जगहों पर देखा जाता है कि फिजियोथेरेपी भी कहीं ना कहीं सजेस्ट की जाती है, तो क्या सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी की तरफ बढ़ना पड़ता है और ये जरूरी रहता है? 100% जरूरी रहता है। फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका एज गुड एज अ सर्जन है। फिजियोथेरेपिस्ट ऑपरेशन के पहले से ही काम स्टार्ट करते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनका बड़ा काम शुरू होता है। तो पेशेंट को जो रिहैब होता है, ऑपरेशन तो हमने कर दिया, उसके बाद रिहैब टू ब्रिंग देम बैक टू देयर प्री सर्जरी लेवल, जो उनको प्री ट्रॉमा मतलब कोई दिक्कत होने से पहले जो वो चलते थे बढ़िया, वो लेवल तक लाने के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। तो अगर हम आपको बोल रहे हैं किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, उन्हें दिखाएं और उन्हें उनके हिसाब से आप उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट लें, तो उसे बहुत सीरियसली लीजिए, बिकॉज वो आपकी रिकवरी को डिफाइन करता है उसको। देखिए, आप क्योंकि बार बार ये बता भी रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट जरूर कीजिए, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स जो आप जाते जाते देना चाहें, बताना चाहें, अगर आप घर में हैं, बच्चे हैं अगर आपके, तो आपको अपने बच्चों की डाइट में ये जो पौष्टिक आहार है आपको शामिल करना है। क्योंकि देखिए अमूमन जो महिलाएं होती हैं या जो गृहिणियां होती हैं उनको नहीं पता है कि आहार में हमें को अपने बच्चे के क्या शामिल करना है, या कुछ महिलाएं जो घर में बैठी हैं उनको नहीं पता है कि मुझे अपने आहार में ये ज्यादा ले लेना चाहिए, कम लेना चाहिए, हड्डियों के लिए स्वस्थ रहेगा। बच्चों के लिए पर्टिकुलरली या किसी भी एज के लिए बोलोगे तो ग्लास ऑफ मिल्क, रोज एक ग्लास ऑफ मिल्क लें। और जो लोग नॉन वेज खा सकते हैं वो लोग मे बी अंडा, एक बॉइल्ड एग लें एवरीडे, वन बॉइल्ड एग। तो उससे बच्चों की ग्रोथ, स्केलेटल ग्रोथ जो हड्डियों की है, मसल्स की है, वो परफेक्ट रहेगी। यही चीज सेम एडल्टहुड में भी सेम काम करेगी। और जो वेजिटेरियंस हैं वो दूध और दूध के पदार्थ जैसे कि दही, पनीर, ग्रीन वेजिटेबल्स, अलग अलग प्रकार की दालें लाइक सोयाबीन, मूंग, वो सब ले तो उससे प्रोटीन मिलेगा। अगर ये सब हम लेंगे तो अपने आप बॉडी अच्छी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक्सरसाइज साथ में। ठीक, क्योंकि ये भी समझना चाहेंगे, देखिए डॉक्टर आप लंबे समय से कई ऐसी सर्जरीज आपने की होंगी जो आप साझा ये करना चाहें, बताना चाहें, एक ये खास सर्जरी थी जो इस समय पर मैंने की थी और भविष्य में अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आपको छोटे छोटे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको खास ख्याल रखें, उसी समय डॉक्टर के पास जाना है। कभी कभी लगता है अरे मैं हल्का सा गिरा, मुझे लगा सिर्फ ये स्प्रेन हो सकता है, ये थोड़ी देर गिरने के कारण मुझे दर्द हो सकता है, लेकिन ये बड़ी समस्या हो सकती है, इसके यहाँ पर ऐसे लक्षण होंगे।
वेल कुछ महीने पहले मैंने ऐसी एक सर्जरी की थी जिसमें मरीज मेरे पास घुटने की पेन की कंप्लेन लेके आया था और वो काफ़ी अस्पतालों में घूमा था, मेरे पास आया, फिर घुटने की लेके आया। मैंने उसको जैसे वो चलते हुए मेरे ओपीडी में आया, मैंने देखा इसका तो हिप में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। उसको एग्जामिन किया, एक्सरेज किए तो पता चला हिप डिसलोकेटेड था, मतलब हिप जॉइंट बाहर आया था अपनी जगह से और उसको लग रहा था घुटने में प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द हो रहा है और हर डॉक्टर जो दिखाया वो बस घुटने का स्कैन कर रहा था। तो अगर आपको कहीं एक दर्द हो रहा है किसी जॉइंट में तो याद रखिए उस जॉइंट के एक जॉइंट ऊपर एक जॉइंट नीचे का भी स्कैन कराएं, क्योंकि प्रॉब्लम ऊपर से भी हो सकती है, वो नीचे डायरेक्ट हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा केस था जिसमें फिर हमने अल्टीमेटली उसका हिप डिसलोकेटेड पड़ा था 6 महीने से, तो उसको हिप रिप्लेसमेंट किया और नी में जो लिगामेंट इंजरीज थी उसको भी टैकल किया। तो दिस इज वन थिंग विच वन शुड रिमेंबर। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं एक जगह दिखा के और उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो एक सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं आप और एक जॉइंट ऊपर नीचे का रूल याद रखें। क्योंकि आपने शुरुआत में कहा लाइफस्टाइल में चेंजेस के साथ आपको एक्सरसाइज कहीं ना कहीं ऐड कर लेनी है अपने जीवन शैली में। ये भी समझना होगा क्या एक्सरसाइज से सर्जरीज टाली जा सकती है या फिर ये मस्ट हो जाता है कि भाई अब तो सर्जरी होगी ही, या कभी कभी होता है कि भाई आप लगातार महीना, सवा महीना, 2 महीने ये एक्सरसाइज कीजिए और हो सकता है कि सर्जरी टल जाए। देखिए अब डिपेंड करता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है, कोई चोट लग गई है, फिर तो सर्जरी होएगी, उसमें पहले से प्रिवेंट कुछ कर नहीं सकते हो, तो नसीब है अपना। लेकिन जो जॉइंट रिप्लेसमेंट होते हैं, जो जॉइंट घिस जाते हैं, अगर हम अपने आप को बॉडी का वेट कंट्रोल में रखा है और अच्छे से एक्सरसाइज करके मसल्स का बल्क अच्छा रखा है, तो ऐसा देखा गया है कि फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट उनको 50-60 की उम्र की जगह 80 और 85 की एज तक में जाके लगता है। मैंने अभी पिछले हफ्ते एक 80 साल की महिला का नी रिप्लेसमेंट किया है। तो क्योंकि ये लोग अपने आप को फिट रखते हैं तो उनका और लंबा खिंच जाता है, तो मसल एक्सरसाइज इसलिए डेफिनेटली काम आती है। ठीक, देखिए तमाम जानकारी आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानने के लिए कि किस तरह से अगर आप नवजात से शुरू करें और अपने वृद्ध कहीं ना कहीं श्रेणी में भी जाते हैं, बुजुर्ग होते रहते हैं, तो हड्डियां बेहद जरूरी है। आपको चलने फिरने के लिए, कोई काम करने के लिए, आपको स्वस्थ कैसे रहना है, तमाम टिप्स आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, कल फिर से हाजिर होंगे कुछ और यहाँ पर सेहत के संवाद के साथ।